राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। साथियों, यह मेरा डिक्लेरेशन है। जैसा कि मैं हर वेबिनार में देश के समस्त नागरिकों के समक्ष इसे प्रस्तुत करता हूं और अधिकतर लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। मेरा नाम आर.सी. धीमान है। मैं VSSD कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और यह मेरा डिक्लेरेशन है कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानव अधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में यह विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो अक्सर ये डिक्लेरेशन मैं प्रस्तुत करता हूँ। आज इसको एक बार मैंने पढ़ दिया ताकि इसकी पुनरावृत्ति सभी के समझ हो जाए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी पूर्व MLC, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं भारत देश के अंदर कोने कोने से प्रत्येक पदाधिकारीगण राष्ट्रीय स्तर के, प्रांतीय स्तर के, जिला स्तर के एवं समस्त उपासक एवं उपासिकाओं, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एडवोकेट के बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं संचालन कर रहे हैं माननीय अशोक सोनवानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। जैसे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा पिछले वेबिनार में 3 जनवरी 2022 को भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई जी के 191वें जन्मदिन के अवसर पर जो है देश के नागरिकों ने उन्हें सम्मान दिया, तो उनको याद करते हुए इस स्लाइड को हमने फिर से शामिल किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है देश के अंदर भारत के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने अपना संपूर्ण जीवन भारत देश के नागरिकों के कल्याण के लिए लगा दिया, विशेष तौर से उन वर्गों के लिए जिनको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था। परंतु जो है जो भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी के प्रयास को जब हम देखते हैं
और उनके बाद जो है हुए प्रयास को देखते हैं तो आज भी महिलाओं में विशेष तौर से अंधविश्वास व्याप्त है। पढ़े लिखे टीचर, वैज्ञानिक, अच्छी अच्छी पोस्टों पे जो है जो महिलाएं हैं वो भी आज अंधविश्वास का शिकार है। उनकी जो तर्क शक्ति है वह विकसित अंधविश्वास के कारण कुछ क्षेत्रों में विकसित नहीं हो पाई है, वो अनुसरणवादी हैं। दूसरी तरफ जो कम पढ़ी महिलाएं हैं या अनपढ़ महिलाएं हैं वह जो है अंधविश्वास का केंद्र है, सेंटर पॉइंट ऑफ द ब्लाइंड फेथ। तो जब हम ज्योतिबा फुले के प्रयास को देखते हैं, सावित्री बाई फुले के प्रयास को देखते हैं और 3 जनवरी को उनका जो जन्म हुआ था उसके बाद उसको मनाने की बात करते हैं, उनके द्वारा हमारी उन्नति में किए गए योगदान की बात करते हैं, तो महिलाओं की स्थिति सबसे कमजोर आज भी नजर आती है। कोई भी निर्णय अगर लेना है तो अगर 5 लोग का परिवार है और एक महिला उस घर के अंदर अंधविश्वासी है और बाकी के 4 लोग कहते हैं बौद्धिस्ट हो या अम्बेडकरवादी हूँ, तो फाइनल तो वही महिला करती है। 4 लोग की जो है बौद्धों का विचारधारा वहां पर नील हो जाती है और वह महिला जो है का निर्णय ही अंतिम होता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है जो अंधविश्वास का सेंटर पॉइंट है वो हमारे समाज की महिलाएं। तो महिलाओं पे भी जो है विशेष तौर से जो है कार्यक्रम लगाए जाते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। और जो है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महिलाओं को भी इन कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाना हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि यदि हम पुरुष लोग इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, वेबिनार में शामिल होते हैं, तो हम कोई भी निर्णय करने के लिए कम से कम है या तो हम वन माइंड को निर्णय करें, अथवा अगर फैमिली में निर्णय होता है तो निर्णय में अंधविश्वास का प्रभाव भी नजर आता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में महिलाओं की भी जोरदार भागीदारी हो ताकि उनके अंदर जो है तर्क शक्ति का विकास हो और अंधविश्वास के खिलाफ वह जोरदारी से मुहिम चलाएं और उससे लड़ें। जब महिलाओं के द्वारा अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये प्रयास महिलाओं में जाएगा और महिलाओं की उन्नति होगी। तो यह बात मैंने उनकी स्लाइड को रख के कहने के लिए मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। और वेबिनार में जो है अधिक से अधिक जो है जब महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा तो महिलाओं में जागृति आएगी, तो हमारा जो एक 50% पोर्शन है, मैं कह सकता हूँ कि जो है पुरुष जो जानकारी ज़्यादा रखते हैं बाबा साहब के संबंध में, तो महिलाओं के अंदर भी उसी प्रकार की जानकारियाँ चली जाएंगी। आज अनुच्छेद 77 है। 77 सीधा सीधा क्या है कि भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन। अब भारत की जो सरकार है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में एक राज्य के रूप में परिभाषित की गई है और फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अंतर्गत उसको राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर उसी को जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में भी जाके आगे 36 में परिभाषित करके दिया गया है एज इट इज। तो यहाँ पर भी उसी दृष्टि से हम लेते हैं कि जो है अनुच्छेद 77 में जो भारत की सरकार है उसके व्यवसाय का संचालन करने का तरीका यहाँ पे
दिया गया है। अब जो है राज्य को समझ लेना आवश्यक है। जैसे आर्टिकल 12 है कि आर्टिकल 12 में साफ साफ ये कहा गया है कि राज्य से आशय क्या है, कौन कौन लोग राज्य हैं। तो एक तो केंद्र की सरकार, केंद्र की सरकार जिसे भारत सरकार भी कह सकते हैं, कहते ही हैं। तो केंद्र की सरकार और संसद राज्य की परिभाषा में आते हैं। यानी केंद्र की सरकार को हम राज्य शब्द से परिभाषित करेंगे, राज्य शब्द कहेंगे, और संसद को भी राज्य कहेंगे, और राज्यों की विधानसभाओं को भी हम राज्य कहेंगे, और राज्यों की सरकारों को भी हम राज्य कहेंगे मुख्य रूप से। फिर स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी जो विधि से संबंधित कार्य करते हैं, विधिक कार्यों के दायित्व है, लायबिलिटी है या संस्थाएं हैं, वो भी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस और जो है जो शक्ति का केंद्र है, उन सबको राज्य के रूप में जो है रखा गया है, ताकि उनके ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। क्योंकि विधि के शासन में, कानून के राज में उत्तरदायित्व निर्धारित करना और स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए उसमें इफ एंड बट कोई संदेह ना हो कि जो है ये लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है तो इनके ऊपर थी। इसलिए लायबिलिटी को डिजाइन करने के लिए उनके कर्तव्यों को और उनकी शक्तियों को जो विधि द्वारा उन्हें संविधान द्वारा प्राप्त है, उसको उन पर अधिरोपित करने के लिए, जिम्मेदारी स्थापित करने के लिए उन्हें एक नाम दिया गया, और वो नाम दिया गया राज्य, आर्टिकल 12 में। तो अब यहाँ पर भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन, यानी कि स्टेट का संचालन, ये भी स्टेट है, भारत की सरकार भी स्टेट है। तो ये एक नाउन के रूप में, कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रही है, और भारत की सरकार के व्यवसाय का संचालन जो है यहाँ पर करने के विषय में बताया गया। आर्टिकल 77 का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, भारत की सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की गई व्यक्त की जाएगी। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वह राष्ट्रपति के नाम से होगी। राष्ट्रपति को यह पूरे राष्ट्र का प्रथम नागरिक माना ही जाता है। तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है, उनके नाम से ये जो है कार्रवाइयां एग्जीक्यूटिव की जाएंगी। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए स्लाइड जो है पूरी नहीं आ रही थी, इसलिए इसको शॉर्ट किया है। राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के नाम से सारी कार्रवाइयां होंगी एग्जीक्यूटिव की, और उन कार्रवाइयों में जो उनके नाम से आदेश राष्ट्रपति की तरफ से दिए जाएंगे, जो उसके आदेश के अलावा अन्य लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वह जो राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत होंगे एज पर लॉ। यानी विधि के शासन को मेंटेन करने के लिए ये
प्रयास है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वह शक्तियां भी किया जाएगा नाम से जो आदेश जारी होंगे या जो अन्य जो दस्तावेज होंगे वह सब जो है जो नियम बनाए जाएंगे उन नियमों के अनुसार होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का राज होगा। और इस तरह से प्रमाणित किसी आदेश या उपकरण की वैधता नहीं होगी। इस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि यह राष्ट्रपति द्वारा किया गया निष्पादित किया गया आदेश है या लिखित नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत जो भारत का संविधान है, ग्रैंड नॉर्म्स है, वह विधि के शासन का प्रतीक है और कानून के राज के अंतर्गत सब कुछ कानून के हिसाब से ही होता है। तो पहले पॉइंट के अंतर्गत माननीय राष्ट्रपति के नाम से जो एग्जीक्यूटिव है वह कार्रवाइयां करेगी बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरे में जो भी आदेश हैं, निर्देश हैं, दस्तावेज हैं, वो सारे के सारे जो नियम बनाए जाएंगे उन नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा और उनके द्वारा किए गए कार्यों की वैधता की जो है वैधता की जांच नहीं होगी, उसे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति 77(3) के अंतर्गत है, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त कार्यों के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। तो इट इज ए पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि राष्ट्रपति वो एग्जीक्यूटिव का कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और जो मंत्री परिषद होती है कार्यपालिका, मंत्री परिषद भी कार्यपालिका ही होती है। तो जो सरकार हुई मंत्री परिषद यानी कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं वह मंत्री परिषद का जो है प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, कार्यकारी अध्यक्ष भारत का। और उन्हें ही जो है यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह नियम बनाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त कार्यों के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, क्योंकि वह प्रधान है। तो लेन देन के लिए और मंत्रियों के कार्यों के लिए वह नियम बनाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो अब सवाल ये यहाँ पे ये आर्टिकल समाप्त होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राष्ट्रपति को ये नियम बनाने की शक्ति क्यों दी गई? विधायिका है, संसद है, ठीक है, संसद क्यों नहीं बनाएगी? ठीक है, सारे तो जो है सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक करना, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। इसको रखने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो जब हम भारत के संविधान पर दृष्टि डालते हैं तो भारत के अंदर जो है भारत के संविधान में
मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत कठोर अर्थों में नहीं लागू हुआ। सिर्फ जो है आर्टिकल 50 हम जब देखते हैं तो वहां पर दिखता है मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत, परंतु जो है भारत में कठोर अर्थों में मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत संविधान में नहीं लागू हुआ है, बल्कि संविधान में जो है मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत के आधार पर आर्टिकल बने हुए नजर आते हैं। मॉन्टेस्क्यू ये कहते हैं कि यदि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां किसी एक वर्ग में या एक व्यक्ति में आ जाती है तो वह व्यक्ति व वर्ग निरंकुश और तानाशाह हो जाएगा। अगर समस्त शक्तियां एग्जीक्यूटिव में आ जाए तो एग्जीक्यूटिव तानाशाह हो सकता है, विधायिका में आ जाए तो विधायिका तानाशाह हो सकती है, और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका भी अगर उसमें ये सारी शक्तियां, तीनों शक्तियां एक में आ जाए तो फिर वह निरंकुश और तानाशाह हो जाएगा। और निरंकुश और तानाशाह हो जाने पर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और विधि का शासन कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए जब हम भारत के संविधान को देखते हैं तो भारत के संविधान में जो है आर्टिकल वाइज जो है सेपरेशन नजर आता है। जैसे कि यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई। जो कार्य हो रहा है वो राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है, बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। उनके द्वारा आदेश, लेन देन, दस्तावेज सारे जो है प्रमाणित हो रहे हैं, और यहाँ पर वह शक्ति उन्हें नियम बनाने की दी गई, जबकि कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका की है, पार्लियामेंट की है, विधानसभा की है। कानून वहीं पे बनते हैं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहीं पर जा कर के देश के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं। कानून बनाने का काम विधायिका का है, परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं तो नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। तो दूसरी तरफ जो है न्यायपालिका की जब हम बात करें तो न्यायपालिका के संबंध में जब हम मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी का विश्लेषण करते हुए सोचते हैं तो न्यायपालिका क्या विधि बनाती है, क्या कानून बनाती है। सवाल एक पैदा होता है, अगर न्यायपालिका यानी न्यायालय कानून बनाता है तो वह विधायिका का भी काम करता है। अगर वह कार्यपालिका का भी काम करता है, अगर वह अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, कार्यपालिका का भी काम करता है, और अगर वह न्याय का भी काम करता है तो वो निरंकुश और तानाशाह हो सकता है। ऐसा मानते इसको कहते हैं। तो भारत के अंदर जब हम देखते हैं भारतीय संविधान को, तो भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगी। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो घोषित विधियां की बात करती है भारत का संविधान कहता है, तो संविधान खुद उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि आप जो लॉ डिक्लेयर करोगे वह आपके जो नीचे जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनके ऊपर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा, उसको उन्हें मानना ही होगा। अब डिक्लेयर्ड लॉ और डिक्लेयर्ड लॉ यानी घोषित विधियां। अब घोषित विधियों से आशय है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी मामले में दिया गया, किसी केस पे दिया गया निर्णय, ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा वह
नीचे की अदालतों के लिए कानून का रूप धारण कर लेता है। वह कानून का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि एक बार जो है एक एक जो है साधु था। एक व्यक्ति, एक हस्बैंड, एक वाइफ, दोनों साथ में मैरिज करने के बाद रहते थे। और फिर हस्बैंड को वियोग जो है हो गया, माया मोह से जो है उसे इंटरेस्ट नहीं रहा और उसने वैराग धारण कर लिया और सन्यासी बन गया। जब वह सन्यासी बन गया तो वो अपने गांव में और इधर उधर भिक्षा लेकर के जीवन यापन करने लगा। अब उसकी पत्नी के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वो क्या खाए, है ना। वह स्वाभिमानी महिला थी, वह भीख नहीं लेना चाहती थी, वह सन्यासी नहीं बनना चाहती थी, वह सांसारिक जीवन जीना चाहती थी। तो वो क्या करे। तो उसके सामने जो जीवन को जीने के लिए वस्त्र है, भोजन है और दूसरी आवश्यकताएं हैं, उनकी समस्या खड़ी हो गई। और जो है CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो सेक्शन है 125 CRPC के अंतर्गत जो है उन्होंने न्यायालय में दावा किया कि ये मेरे हस्बैंड है, इनसे मुझे गुजारा भत्ता दिया जाए, भरण पोषण। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है उन सन्यासी ने यह लॉजिक दिया कि मैं तो सन्यासी हो गया, मैंने तो संसारिक जीवन छोड़ दिया, मैं तो ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, ईश्वर की आराधना करता हूँ, मैं तो खुद भीख मांगता हूँ, मैंने कहाँ से दूं। फिर मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी यही लॉजिक उन्होंने दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि आप जो भीख मांग के लाते हो उसमें पहले पत्नी का पेट भरोगे, फिर अपना। डिक्लेयर्ड हो गया, ऑर्डर हो गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, भोजन, वस्त्र इत्यादि के लिए आपको लायबिलिटी को पूरा करना ही होगा, आपने संन्यास लिया, उसने नहीं। और 125 या किसी के अंतर्गत यह प्रोविजन है कि अगर स्त्री अपनी जीविका खुद नहीं चला पा रही है, सक्षम नहीं है, किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर पाती है, नहीं करती है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसके जीवन यापन का, तो उसकी जिम्मेदारी उसके पति को निभानी ही निभानी माइंडिंग है। तो यहाँ पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लॉ डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, आप बाध्यकारी हो, यू हैव टू पे मनी। कोर्ट कह रही है आपको देना ही पड़ेगा, आप भीख मांग के लाते हो उसमें से दो। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने ये एक लॉ बन गया। क्या बन गया? क्योंकि संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होंगी। तो फिर न्यायालय को मानना पड़ेगा। तो जब न्यायालय के सामने दूसरे फ्रेश केस आएंगे हस्बैंड एंड वाइफ के कि नहीं, मुझे सेक्शन 125 के अंतर्गत जो है अपने हस्बैंड से भरण पोषण चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरा सुनेगी, परंतु वह उस केस के पैटर्न के आधार पर निर्णय देगी कि नहीं, आपको इतना गुजारा भत्ता देना है। आप कहोगे मैं काम नहीं करता, मैं बेरोजगार हूँ, तो भी देना पड़ेगा, माइंडिंग मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय जो डिसीजन दे देता है वह समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरह से कि आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक निर्णय दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता।
डिक्लेयर्ड लॉ, घोषित विधि, तो फिर जो है उसको एग्जीक्यूटिव को भी मानना है, क्योंकि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा उसे विधायिका को भी मानना है, कार्यपालिका को भी मानना है, देश के समस्त नागरिकों को उसका सम्मान करना है, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड कर दिया किसी केस में। तो अब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वह बाइंडिंग है, डिक्लेयर्ड लॉ है। तो डिक्लेयर्ड लॉ यानी कि हम जो समझे कि पार्लियामेंट में तो कानून बनते हैं, जब पार्लियामेंट बुलाई जाती है, विधानसभा में तो कानून बनते हैं जब विधानसभा बुलाई जाती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट तो डेली डेली नियम डिक्लेयर करता है। तो विधि शास्त्री कहते हैं कि न्यायपालिका विधियों का निर्माण करती है, कुछ कुछ जो है विधि शास्त्री ऐसा कहते हैं, और कुछ विधि शास्त्री कहते हैं नहीं, वह विधियों का निर्माण नहीं करती है, वह डिक्लेयर करती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि डिक्लेयर्ड लॉ और पार्लियामेंट के अंदर बनाया हुआ लॉ, दोनों का प्रभाव तो समान रूप से है, प्रभाव समान रूप से है जो है, परंतु जो डिक्लेयर्ड लॉ है वह पूरी तरीके से अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू हो रहा है, और उस निर्णय का प्रभाव समस्त समाज पे पड़ता है। इफेक्ट जो है डिक्लेयर्ड लॉ का जो प्रभाव है वो तो संपूर्ण समाज पे पड़ता है, समस्त नागरिकों पर पड़ता है, क्योंकि जब भी वो कोर्ट के अंदर रेमेडी लिया जाएगा तो डिक्लेयर्ड लॉ यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रूलिंग, रूलिंग बोलते हैं। उसी तरह पार्लियामेंट को देख लीजिए तो पार्लियामेंट कानून का सीधा सीधा निर्माण करता है, और उस कानून को बनाने के लिए कि जो है किस तरह से देश चलेगा, किस तरह से अधिकार मिलेंगे, किस तरह से नागरिक रहेंगे, कैसे राष्ट्र की तरक्की होगी, इस बात के लिए तो पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं, विधानसभाओं में इलेक्शन होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन की डेट हमने सुना कि डिक्लेयर हो गई है। तो जो उत्तर प्रदेश में जो भी कानून बनने हैं आने वाले कल में, उन कानूनों को कैसा होना चाहिए, कौन बनाएगा, उन्हीं के लिए जो है ये एमएलए चुन करके जाते हैं और वहां पर विधियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है कि जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां एक वर्ग या एक व्यक्ति में निहित हो जाएगी तो वह वर्ग निरंकुश और तानाशाह हो जाएगा, और तानाशाही से रोकने के लिए मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत इस्टेब्लिश हुआ। अमेरिका में कठोर अर्थों में ये संविधान में लागू है, हमारे यहाँ फ्लैक्चुएट है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां कुछ हद तक कहीं ना कहीं मर्ज होती नजर आती है, ताकि एक सामंजस्य बन जाए, चेक एंड बैलेंस के माध्यम से देश चलता रहे। और सेपरेशन ऑफ पावर की एक समस्या ये भी है मॉन्टेस्क्यू थ्योरी की कि अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां अलग अलग कर दी जाए, तीन वर्गों की, और तीनों अलग अलग अपना काम करे, तो अलग अलग वर्ग अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, एक तरीके से निरंकुशता पे लगाम लगेगी, परंतु एक वर्ग अपने क्षेत्र का मालिक होगा और वहां पे निरंकुशता आ सकती है, संभावनाएं हैं। जैसे न्यायपालिका, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जैसे कि विधायिका, तो अपने क्षेत्र में निरंकुशता आ सकती है कि भैया चलो हम समाज क्षेत्रों में निरंकुश नहीं, लेकिन हम अपने न्यायालय के न्याय के मामलों में तो निरंकुश है, हमें कौन रोकेगा, जो हम निर्णय दे दें, या हम जो कानून बनाए पार्लियामेंट के अंदर हमें कौन रोकेगा, या हम जैसे चाहे लागू करें, है ना।
तो संविधान ही रोकेगा। उसको कौन रोकेगा? ये देश का संविधान ही रोकेगा। ये जो बाबा साहब ने बात कही थी कि संविधान के संबंध में बाबा साहब ने जो परिभाषा दी थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है। संविधान क्या है? संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है कि क्या स्थिति है, स्टेटस क्या है इनका और कितनी पावर। ना केवल यह उनकी स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है, बल्कि इनकी शक्तियों को परिसीमित करते हुए निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता भी। ये दिया बाबा साहब। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? डेफिनेशन दी बाबा साहब ने। तो यही संविधान है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की को निरंकुश और जो है तानाशाह होने से रोकता है। परंतु संविधान कैसे रोकेगा? संविधान तो किताबों में लिखा है, सारी चीजें तो किताबों में लिखी है, बुक में लिखी है। निरंकुश और तानाशाह होने से रोकने के लिए देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी होना चाहिए। जब देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी होगी तो वह संविधान के जरिए, अगर निरंकुशता कार्यपालिका में आती है तो वो रोकेंगे, देश की जनता ही रोकेगी। संविधान खुद में निरंकुशता को नहीं रोक पाएगा। संविधान की जानकारी लेकर के देश की जनता संविधान के माध्यम से निरंकुशता को रोक सकती है। चाहे कार्यपालिका की निरंकुशता हो, चाहे विधायिका की निरंकुशता हो और चाहे वह न्यायपालिका की निरंकुशता। परंतु देश के अंदर जब तक संविधान वाद नहीं आएगा, संविधान की लोगों को जानकारी नहीं होगी, तब तक यह स्थिति मुश्किल है। इसलिए संविधान के वेबिनार की सक्सेस, सफलता और इसका विस्तार जो है जन जन तक पहुंचाया जाने की आवश्यकता है। देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, लोकतंत्र के हित में, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के हित में, और सबसे मेन चीज है विधि के शासन को सफल बनाने के लिए संविधान का की जानकारी देश के समस्त नागरिकों को होनी ही चाहिए। ये तो एक 77 सामान्य सा जो है आर्टिकल था। आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी के साथ हमने आज को रिलेट किया है, ताकि जो है सीधा सीधा संविधान के आर्टिकल बता देने से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। इसलिए कई जगह से उसको कोरिलेट करके हमने राष्ट्र हित में, देश हित में, विधि के शासन के हित में ये चीजें समझाने का प्रयास किया है। और आगे फिर जो है हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। हाँ सोनवानी जी, आप अपनी कार्रवाई आरंभ करें। बहुत बहुत साधुवाद। हमने आर्टिकल आदरणीय धीमान साहब के शब्दों में आर्टिकल 77 को समझने का काम किया है कि भारत सरकार के संचालन राष्ट्रपति उनके निर्दिष्ट शब्दावली के माध्यम से, और इसके साथ साथ जो किस प्रकार जो निरंकुश
जाती है देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। तो इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार आपके द्वारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच पर और वेबिनार के माध्यम से निःशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के आपके द्वारा दिया जा रहा है। तो बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। समाज का सेवा है संदेश पूर्ण होता हुआ नजर। तो पुनः आभार, साधुवाद आपका। तो हम चलते हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रस्तुत करेंगे आदरणीय बहुत सारे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर एवं सभी महापुरुषों को नमन। परम आदरणीय संस्थापक महोदय मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी, भाइयों को नमो बुधाय, जय भीम। आज संविधान की चर्चा हुई और संविधान में आर्टिकल 77 की चर्चा विशेष रूप से माननीय धीमान साहब जी द्वारा किया गया। कि बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं, ये उनकी विशेषता है। और जहाँ तक संविधान के बारे में जैसे हमारा जो रीडिंग है वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि संविधान है क्या। तो संविधान जो है कानूनों की माँ है। किसी भी देश का एक संविधान जो होता है उस समस्त कानूनों की माँ होती है। इसका मतलब हुआ कि संविधान के विरुद्ध में एक भी नियम देश में नहीं बन सकता। ये हुआ जितना भी कानून बना हुआ है वो संविधान के तहत है। संविधान जो एक सिद्धांत है कि ये सिद्धांत है, ये क्राइटेरिया है, इसी के तहत कानून बन रहा है। संविधान मतलब सिद्धांत का थोड़ा बोलचाल के भाषा में समझने के लिए दिमाग में बैठना चाहिए कि संविधान मतलब सिद्धांत। समझने के लिए इस संविधान को समझने के लिए थोड़ा सा हमको इतिहास में जाना चाहिए ताकि आम आदमी इसको समझ सके सहूलियत से। अभी हम लोग लगभग जो पढ़े लिखे लोग हम जानते हैं कि पहले देश और पूरे विश्व में राजा सिस्टम होता था। राजा सिस्टम में था कि कहावत था कि जो खाता ना वही, जो राजा बोला वही सही। कहने मतलब उन्हें रंग कुछ था, एक ही आदमी के सभी सत्ता था। तो उसका जो विरोध हुआ तो राजागिरी से एक कुलीन तंत्र बना। तो कुछ देश के कुछ लोग, संभ्रांत लोग, पढ़े लिखे या धनाढ़ लोग मिल करके शासन करना था, जिसको कुलीन तंत्र बोला गया। उसका भी विरोध हुआ, तब प्रजातंत्र बना। तो प्रजातंत्र जब बना तो प्रजा लोगों का रोल इन्वॉल्व हुआ। पहले तो राजा था तो राजा था, बस उसका चलता था, बाकी सब लोग बेकार है, लोग कमाओ खाओ, है ना। कुलीन तंत्र हुआ तो कुछ लोगों को चला। अभी वर्तमान में जो भारत में भी चल रहा है, संविधान रहते हुए भी अभी कुलीन तंत्र कर सकते हैं। कुछ लोगों का शासन चल रहा है। मोटा मोटी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि संविधान काम नहीं कर रहा है बल्कि कुलीन तंत्र काम कर रहा है। तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि दिमाग में बैठे कि आखिर है क्या। अब आया संविधान में, अभी धीमान साहब बताए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो डिस्ट्रीब्यूशन पावर इसलिए बनाया गया कि फिर एकदम कुछ ना हो जाए। अगर तीन है, अभी पहले हम लोग पढ़े थे कि तीन ही ऑर्गन होते हैं स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन एक और भी तंत्र हो गया है
वो है मीडिया। अब मीडिया तो बाद में आया है, चौथा पिलर कहलाता है, और ये तीनों पर भारी हो गया है, क्योंकि आज जो भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो मीडिया ही है। तो ये तीनों पर भारी हो गया है। हम बोल चाल के भाषा में समझा रहे हैं, ताकि डिटेल में तो समझाते ही है दिमाग साहब, हम बोल चाल ताकि दिमाग आम आदमी दिमाग में बैठे। तो अभी हमें कहना है, इसको समझना होगा। संविधान को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा पहले, जैसे हम लोग बोलते हैं मनु स्मृति जिसको हम बोलते हैं, वो मनु संविधान का है, तो समझ में आ जाए। वो मनु स्मृति कुछ नहीं है, वो मनु का संविधान है। और जो वर्तमान संविधान है वो अम्बेडकर का संविधान। बोल चाल के भाषा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, दिमाग में बैठना चाहिए कि संविधान क्या है, तो अम्बेडकर संविधान। तो मनुस्मृति जो था, मतलब जो मनु का संविधान था, उसमें थ्योरी था कि मनुस्मृति ऑफ द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्राह्मण, ये था। अभी उसी चीज को जो अम्बेडकर का संविधान बना, उसका निष्कर्ष यही है कि इट इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। जो फॉर द पीपुल है, तो फॉर द पीपुल है, नॉट फॉर द कास्ट। ध्यान दिया जाएगा, पीपुल मतलब यहाँ कास्ट फैक्टर नहीं होता है। लेकिन भारत में आज से नहीं, 5000 साल से ब्राह्मण का सिस्टम चल रहा है, और अभी कास्ट ही शासन कर रहा है। बहुत फ्रैंकली हम बता रहे हैं, समझना होगा। जहां संविधान की चर्चा होगी वहां कास्ट विलीन होना चाहिए, लेकिन बिना कास्ट का एक भी फैक्टर नहीं, एक भी काम नहीं हो रहा है। कानून बन रहा है तो देख करके आप देख रहे हैं, जनरल वाले की 8 लाख कर दिया, और वही धर्म तो धर्म होता है, गरीबी तो गरीबी होती है, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाया क्या है, कास्ट लेकर के। कानून पीपुल को देकर के नहीं बन रहा है, कास्ट को देकर बन रहा है। खैर, तो कहने मतलब यह है कि समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है। कि यहाँ पर संविधान, अंबेडकर भी बोले थे कि संविधान कितना ही बढ़िया हो, अगर पालन करने वाले सही नहीं रहेंगे तो बेकार हो जाए। और संविधान कितना ही आसान मतलब हो, गड़बड़ हो, साधारण हो, लेकिन अगर लागू करने वाला बढ़िया हो तो संविधान प्रखर होगा, शासन प्रशासन प्रखर होगा। उसका उदाहरण है, इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड जिसका शासन दुनिया में हुआ, वहां कोई संविधान नहीं है, वो ट्रेडिशन पर चल रहा है। लेकिन वहां इतना मेच्योरिटी है लोगों में कि आज भी राजतंत्र चल रहा है, रानी बैठी हुई है वहां पर। अब जब तक जीवित रहेगी वही रहेंगे, उसके बाद फिर नई जनरेशन आ जाएगा। तो कहने मतलब यह है, वहां कोई संविधान नहीं है। उसका उल्टा आप लीजिए, अमेरिका का संविधान है, प्रेसिडेंशियल शासन है वहां पर, उसका अलग महत्व है। अब भारत में जो जानबूझ कर रखा गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है। जैसे अभी हो रहा है यहाँ पर, उस टाइप का है। अन्य है कि जैसे ही पार्लियामेंट में मेजॉरिटी खत्म होती है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, बनते हैं 5 साल के लिए, लेकिन अगर बीच में ही गड़बड़ कर दिया कुछ, तो विधायक का मतलब उस देश का जो पद्धति के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया कि कमजोर सरकार होना ही सही है, खास करके भारत के लिए। तो इसलिए कर करके अब संविधान को कितना अवहेलना हो। आवाज कट रही है आपकी, आवाज बराबर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेरेंस कर रहा है। यहाँ संविधान में है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होना चाहिए तो पॉपुलेशन अनुसार
तरफा निर्णय दे दिया, रूलिंग दे दिया कि 50% ज्यादा नहीं हुए, गलत है ये। और दूसरा है अभी आपको कॉलेजियम सिस्टम, जो जड़ है सब बीमारी, जुडिशरी की बीमारी की जड़ है कॉलेजियम। कॉलेजियम भी कानून नियम था कि स्टेट गवर्नमेंट 90 तक था, 90 के बाद जो ओबीसी लोग बहुत से मुख्यमंत्री बने लगे तो कुछ सुप्रीम कोर्ट बोला, पहले नहीं था, पहले भी तो जुडिशरी काम कर रही थी। आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, आवाज नहीं जा रही है? हाँ, आवाज बीच बीच में आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना चाहिए हम लोग। नियम ये था पहले 90 के पहले तक जो हुआ है, जजेस की जो बहाली हुई है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट नाम प्रपोज करते थे, और जो नाम प्रपोज करके जुडिशरी को देते थे, हाईकोर्ट को देते थे स्टेट गवर्नमेंट वाले, तो हाईकोर्ट वाले बैठ कर मतलब 10 नाम दिए, उसी में से 5 नाम चुनना होता हाईकोर्ट जजेस को। समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट देते थे, वो स्टेट गवर्नमेंट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो 10 नाम दिया, उदाहरण के 10 नाम दिया, तो 10 में से 5 को हाईकोर्ट जजेस को चुनना था, पहले था। और वो नाम रिकमेंड करते सुप्रीम कोर्ट को, उसमें से भी जो इतना वैकेंसी है उतना लेते, बाकी को छोड़ देते, ये पहले था। अभी देखा जो बहुत स्टेट्स में गवर्नमेंट बनने लगा, ओबीसी मुख्यमंत्री बनने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को लगा कि अब ओबीसी बन रहा है मुख्यमंत्री, तो ओबीसी का नाम देगा जुडिशरी में। मैं जड़ बता रहा हूं, अब देने भी लगे लोग देने लगे, जो ओबीसी नाम दे लगे, कहीं तो एक तो ऐसा आएगा कि ब्राह्मण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जुडिशरी से। अब वो सोच करके वो वहां भी जजेस भी तो ब्राह्मण बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लोग एक नियम बना देते हैं। तो उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम बनाया, और कॉलेजियम का बनाया कि जजेस लोग बैठेंगे, वही नाम रिकमेंड करेंगे, और वही करेंगे, अपना भाई भतीजा को करेंगे। ये जबरदस्त इंटरफेरेंस है जुडिशरी का, संविधान चुपचाप देख रहा है। संविधान के बारे में बहुत से लोग राइटर बोले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कमेंट भी आया है। कमेंट ये मैं बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लेडी, एक महिला से तुलना की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेडी हु मेंस इजीली, इफ शी इज नॉट अमेंडिंग शी इज अमेंडेड इजीली। कहने मतलब कि भारत का संविधान बहुत लचीला है, जल्दी मान जाती है, मतलब बहुत आसान से उसको बदला जा सकता है, अमेंडमेंट किया सकता है। अगर नहीं अमेंड होता है तो बदल दिया जाता है। तो ये हो रहा है अभी वर्तमान में। अब ये सब लेकर करके हम लोग को थोड़ा बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए हमें कि मतलब क्या होता है, कहाँ क्या इंटरफेरेंस है। अभी ईवीएम का भी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि वीवीपैट लगा के मकसद क्या हुआ, जब हर जगह वीवीपैट, बिना वीवीपैट का इलेक्शन नहीं हुआ पिछले, लेकिन गिनती नहीं हुई, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीवीपैट? ये भी और इलेक्शन कमीशन ऐसा किया, और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप रह गया। क्यों? वहां भी ब्राह्मण बैठा हुआ है, इधर भी ब्राह्मण का शासन चल रहा है। तो ये लेकर करके विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हो रहा है, इसको विरोध हो रहा है। खास करके वामसिफ संगठन तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन खिलाफ केस गया हुआ है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है इलेक्शन कमीशन। मिश्राम साहब नाम सुने होंगे, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डरता है इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन डर रहा है मिश्राम साहब केस जवाब नहीं दे पा रहा है। तो मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन है, वो भी संविधान को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, वो राजा नहीं है, वो भी संविधान के हो नहीं रहा। पर भी बहुत विरोध हो रहा है, वीवीपैट के लिए भी हो रहा है कि गिनती हो तो अगर लगाए हो तो 100% लगाओ, नहीं तो क्या फायदा, फिर गिने नहीं तो फायदा क्या, फिर तो ईवीएम मशीन ने काम किया। अब 50% जो है वो भी गड़बड़ है,
अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है 100% पॉपुलेशन में जितना SC, ST, OBC माइनॉरिटी का 80% मिलना चाहिए। अब उसमें और बदमाशी क्या किया है, बार बार बता रहा हूँ, क्या बोल के दिया 80% मतलब केवल जनरल का हो जाए। ऐसे जगह जगह वो लोग, मतलब संक्षेप में अगर एक लाइन में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को बिना कानून बदले हुए, बिना अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल साइड कर दिया। और जैसे जो बोलते हैं पहले राजागिरी था, अभी राजागिरी चल रहा है। उसके बाद जो हुआ था कुछ लोगों को मिला करके शासन करना, वैसे ही अभी कुछ बिजनेसमैन है, उनके साथ सरकार का सांठगांठ है और एक कुलीन तंत्र जैसे बोलते हैं, उसका अभी शासन चल रहा है। वस्तुस्थिति यही है कि अब समय भी हो गया, आप ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। इन्हें बहुत बागी लोग बहुत ज्यादा, और अशोक सोनवानी जी तो इनका बहुत पहले बहुत अच्छा इनका रहता है संचालन वगैरह, और मान जी तो रेगुलर है ही, वो तो पता ही है कि कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है, और जितने भी सुने सभी को धन्यवाद। आवाज जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय एडवोकेट के बौद्ध साहब, आपके शब्दों